नमस्कार। विशाल खबर में सांसद राजमणि जी का स्वागत है। धन्यवाद। थैंक्स। मेरा सवाल है कि अभी आपने हाल ताज में संसद में विंध्य के समर्थन में बात कही थी, तो आपको क्या लगता है कि विंध्य की संभावनाएं हैं या नहीं? देखिए, जो भी काम किया जाता है तो बिना संभावनाओं के कोई काम होता नहीं है। संभावनाएं तो सब काम में होती हैं जी। और विंध्य की संभावना इसलिए कि विंध्य प्रदेश हमारा पहले से था जी। और उसके बाद जब एक प्रदेश बना, मर्जर हुआ, तो उसके बाद विंध्य प्रदेश का भी विलय हुआ। जी। और उस समय स्थानीय लोगों ने, विंध्य प्रदेश के लोगों ने इसके लिए आंदोलन भी किया जी। और 3 लोग जो है उसमें शहीद भी हुए। जी। लेकिन इसके बाद एक राष्ट्र का निर्णय था, ये हुआ। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने विलय के समय भी ये कहा था कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि छोटे राज्यों का पुनर्निर्माण होगा जी, तो उसमें सबसे पहले माने विंध्य प्रदेश का होगा। जी। लेकिन उसके बाद जब छोटे छोटे राज्यों का गठन होने लगा, जी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग प्रदेश बन गया, जी। तब निश्चित रूप से विंध्य के लोगों की भी भावनाएं हुई कि हमारे साथ जो हमारा मैंने कमिटमेंट था, जो बात हुई थी और जो परिस्थितियां, उस परिस्थितियों के आधार पर और जो हमारे विंध्य प्रदेश में संसाधन है जी, उन संसाधनों को देखते हुए जी, निश्चित रूप से माने हमारे देश का जो है गठन होना चाहिए। जी। जी। तो इसी जनभावना को लेकर के हमने सदन में भी जो है इस बात को उठाया था कि उस देश का गठन होना चाहिए जी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ बना जी, तो विंध्य प्रदेश की जो बात आज आपने उठाई है जी, आपको उस समय ये बात उठानी चाहिए थी कि भाई छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, उत्तराखंड बन गया, लेकिन उस समय आपने विंध्य प्रदेश की बात नहीं उठाई। हाँ, ये बात सही है कि उस समय जो है जिस तरीके से, जिस दमदारी के आधार पर माने करना चाहिए, उस समय उस आवाज़ को नहीं उठाया, मैं स्वीकार करता हूँ। और उसमें ये था कि देखें क्या प्रयोग होता, कैसे होता है। कोई ये नहीं था कि छत्तीसगढ़ बन भी जाएगा जी, ये उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन जब सारी प्रक्रिया हो गई तब ये हुआ कि देखा जाए इसमें कौन सा रास्ता, कौन सा सिद्धांत क्या तैयार किया जाता है जी। इस वजह से उस सारी चीज़ों को जानकारी लेने के बाद फिर उस चीज़ को आवाज़ उठाई जाए, इस वजह से उस आवाज़ को उस समय नहीं उठाया गया। राजनीति में लोग ये कह रहे हैं कि विंध्य की मांग नारायण त्रिपाठी ने उठाई और आप लोग अब उनका समर्थन कर रहे हैं या उनकी बातों नहीं, ऐसा के पीछे हैं आप लोग? ऐसा नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी जो है जी, जब पिछला विधानसभा श्रीनिवास तिवारी जी स्पीकर थे जी, तो उनके स्पीकर रहते जो प्रस्ताव सदन में आया था जी, कांग्रेस लाई थी, उस समय आया था और वो पास भी हो करके केंद्र सरकार को भेजा गया था। तो इसकी अगुवाई मानी, इस आवाज़ को बुलंद कांग्रेस करती रही है, नारायण त्रिपाठी नहीं करते रहे। और ये ठीक है, विंध्य की मांग है, विंध्य की मांग करने में कोई भी इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से भी नहीं सोचना चाहिए। कोई भी जो उस चीज़ को फॉलो करता है, जो चाहता है कि विंध्य का गठन हो जाए, वो अपनी आवाज़ को उठा सकता है, उसको राजनीतिक तरीके से देखने की भी जरूरत। जिस तरीके से आपने बतौर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य होने के नाते विंध्य की मांग उठाई, तो विंध्य के अन्य नेता, जो प्रभावी नेता है, जिनका जनाधार कहा जाता है, या विंध्य के कद्दावर नेता है, उनने आपको ये कहा कि आपने ये मांग सही की, या उनने आपका इस बात के लिए विरोध किया कि नहीं आपने क्यों कर? नहीं कह रहे कि किसी ने विरोध नहीं किया है जी, कि विंध्य की मांग का कोई विरोध करे, किसी ने विरोध नहीं किया है जी। और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार ही किया है कि माने एक अच्छी बात है, अच्छा कदम है। पिछले चुनाव में कमलनाथ जी ने यह कहा कि यदि विंध्य हमारा साथ देता तो शायद सरकार की ये दुर्गति नहीं होती। विंध्य में कांग्रेस कमज़ोर हुई है, तो क्या आपने कांग्रेस कमज़ोर हो रही है इसलिए विंध्य के मुद्दे को उठाया? इसके पहले आपने विंध्य के मुद्दे को उठाने की कोशिश नहीं की? नहीं, सवाल कमजोरी का नहीं है, सवाल यही बात सही है कि पहले के समय में परिवर्तन हुआ है जी, जहाँ विचारधारा के आधार पर सर्वराजनीति होती थी जी, आज कुछ समय शायद वातावरण परिस्थितियाँ बदली हैं जी, कि जो समाज को तोड़ने वाली शक्तियाँ हैं जी, जो मनोवृत्तियाँ हैं, जो समाज को गुमराह करने वाली शक्तियाँ हैं जी, जिस विचारधारा का आज़ादी की लड़ाई में भी कोई योगदान नहीं रहा है जी, जिस विचारधारा ने आज़ादी की लड़ाई में भी अंग्रेज़ों का समर्थन करते रहे हैं जी,
आज घूम फिर करके कई माने बलिदानी परिवर्तन के बाद, कई इतिहास के बाद, वो लंबा चौड़ा इतिहास की नहीं करना चाहते, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि दुर्भाग्य से आज इस देश में और प्रदेश में उसी विचारधारा की सत्ता है। तो उस विचारधारा का मूल मंत्र अभी भी है कि किस तरह से लोगों को बांटो और राज करो। जो अंग्रेज़ों का फार्मूला था वही फार्मूला लेकर के आए हैं। तो वो चाहते हैं कि जो देश की चुनौतियां हैं, जो देश की समस्याएं हैं, देश हमारा किस तरफ जा रहा है, इसको उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल ये है कि किस तरह से धर्म के नाम पर, धर्मांधता के नाम पर, गंगा के नाम पर, गौ माता के नाम पर, इन मुद्दों पर किस तरह से देश की जनता का भटकाएं, और ताकि जो इस देश की चुनौतियां हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे उस पर नहीं आए। तो अपने को उस जिम्मेदारी से बचने के लिए दूसरे के सर पर जिम्मेदारी डाल देना, समाज को बांट देना, आज भी वही काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि इसमें को सफलता भी मिली। आज हमारा समाज के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा चालाक नहीं है एक तरह से कहिए, तो उनके इस धर्मांधता के भाव में बहुत कुछ समाज भटका है, उनको भटकाने में सफलता मिली। इसी वजह से माने उनकी सत्ता यहाँ पे आई। लेकिन जैसे आज अभी अश्वनी जी ने कांग्रेस छोड़ दी, पंजाब के बड़े नेता थे, तो जैसे मान लीजिए कि कम पढ़ा लिखा आदमी है वो तो बहक गया, धीरे धीरे लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अगर आज हम रीवा की भी बात करें तो रीवा में जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है वो कभी कांग्रेस का चेहरा हुआ करता था। तो क्या भविष्य में ऐसा कुछ आपकी भी संभावना है क्या कि आप कांग्रेस छोड़ के भी? कांग्रेस हम लोगों की कोशिश ये कांग्रेस की ज़रूरत इस बात की है, ये बड़े चेहरे तो अपने हिसाब से आते जाते रहते हैं। कांग्रेस से लोग जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के लोग भी आते हैं, समाजवादी में जाते हैं, बहुजन में जाते हैं। तो ये चंद लोग जो है अपने हिसाब से ये करते रहते हैं, वो समस्या नहीं है। समस्या सबसे बड़ी है कि जो इस देश का आम जनमानस है, वो उस जनमानस के विश्वास को हमें जीतने की ज़रूरत है। और जो धर्मांधता में भटकता ताकत वो है। ये चंद परिवर्तन करने वाले लोग न ताकत है न ये वोट देते हैं। वोट तो वही देता है, उसी की ताकत से ये लोग भी बनते हैं जो माने देश का आदमी है, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, खेती किसानी करता है, और जिसको धर्मांधता के नाम गुमराह करने में सफल हुए हैं। आज सबसे ज़्यादा उनके बीच में काम करने की ज़रूरत है, उनके विश्वास को मजबूत करने की ज़रूरत है। आप कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, रीवा में जो कांग्रेस की दुर्गति है उस दुर्गति का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, कोई एक कारण एक परिस्थिति नहीं होती है जी। आपको मालूम होगा कि 1972 के पहले रीवा हमारा सोशलिस्ट का गढ़ था, समाजवादी का। हमारे पार्टी के नेताओं की ये सोच थे कि माने यहाँ पर इनका गढ़ क्यों है, कांग्रेस कमज़ोर क्यों है जी। तो उस समय माने ढूंढ करके 1972 में हमें टिकट दिया गया था जी। इस भावना से कि एक बैकवर्ड को भी हम इसमें शामिल करेंगे तो बैकवर्ड के माध्यम से बैकवर्ड के लोग कांग्रेस में जुड़ेंगे, कांग्रेस मजबूत होगी। तो उस समय के नेताओं की ये सोच थी, जिस खोज का कारण माने हम कांग्रेस में आए जी। और कांग्रेस के बाद मजबूत हुई, कांग्रेस की सत्ता भी बनी, आप सब जानते हैं, बरसों बरस तक रही जी। और उसके बाद बताया कि इन परिस्थितियों का अवसर मिला, लेकिन निश्चित रूप से अब इनकी कलाई भी जनता के सामने खुल गई है कि जो इन्होंने वादा गरीब के लिए किया, जो किसान के लिए किया, जो पिछड़े वर्ग के लिए किया, जो इस देश के नौजवान के साथ में किया, एक भी वायदे को इन्होंने पूरा नहीं किया। और चुनाव में सारे इन वायदों से हट करके जो है, जो माने भावनात्मक मुद्दे हैं, वो मुद्दों को लेकर के समाज को बांटने का प्रयास करते। तब जनता भी समझ चुकी है, निश्चित रूप से कांग्रेस बहुमत के साथ में सत्ता पे आएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। आपको ऐसा नहीं लगता कि कमलनाथ जी सरकार को सही तरीके से टिकल नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला दोबारा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सब दुनिया जानती कि षड्यंत्रकारी साजिश के तहत जो है सरकार गिराई गई है। और कमलनाथ जी ने जो है बड़े ईमानदारी से, जो माने हमारे कमिटमेंट था, पार्टी का जो वचन पत्र था, उसके आधार पर उन्होंने काम शुरू किया। हमारा कमिटमेंट था किसानों का कर्जा माफ़ी। सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं उन्होंने कर्ज माफ़ी का ऐलान किया और कर्ज माफ़ हुआ। और जो कोई घोषणा होती है तो किसी सरकार की 5 साल के लिए होती है, अगर 5 साल में वो पूरे नहीं होते तब उसका दोष उसको दिया जा सकता है कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। लेकिन उन्होंने माने किसानों का कर्जा माफ़ किया। उन्होंने सत्ता पर बैठते पिछड़े वर्ग को जो 52% आबादी उसको 27% आरक्षण दिया। जो गरीब लोगों की शादी ब्याह की राशि थी उसको 51% बढ़ाया।
बिजली के बिल में माने सहूलियत दिया। तो थोड़े से समय में उन्होंने अपने वचन पत्र के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई किया। उनकी कार्यप्रणाली कार्य नहीं है, बल्कि मैंने कहा कि अपने सत्ता के सुख के लिए कुछ तरह की विचारधारा है जिनकी महत्वाकांक्षा जब सत्ता से ऊपर हो जाती है, विचारधारा से ऊपर हो जाती है, तो इस तरह की परिस्थितियाँ घटती हैं। भविष्य में कांग्रेस की क्या संभावना देखते हैं मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता जनता के बीच में जा रहे हैं, संवाद बढ़ा रहे हैं और आम आदमी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो माने कि झूठे वादे करके, झूठे प्रलोभन दे करके सत्ता पे आई है, उनके चरित्र को पहचानने लगे हैं और निश्चित रूप से भाजपा को भगाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।